नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। सभी को नमस्कार। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज के सेशन में हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी मॉक टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले वाली सेशन में हमने मॉक टेस्ट नंबर 1 को डिस्कस किया था। उम्मीद करूंगा कि आप सभी ने उस क्वेश्चन पेपर को भी जरूर सॉल्व किया है अच्छे से और उसकी प्रैक्टिस की है। और अगर अभी तक आपने नहीं किया है सॉल्व तो जरूर जाके उसे सॉल्व करिए, बिकॉज इससे आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्टअप होगा और आप बहुत ही बेहतर तरीके से प्रदर्शन करेंगे अपने प्रीलिम्स एग्जाम में, जो कि अक्टूबर मंथ में होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर कई सारे पेड ग्रुप्स चलते हैं। अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स के थ्रू डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारे कई सारे फ्री इनिशिएटिव्स भी चलते हैं। फ्री इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें और यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जिनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये एवरेज का क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि द एवरेज ऑफ 7, 8, 9 एंड पी इज 9, यानी कि इन चार जो आप यहाँ पर टर्म्स देख रहे हैं उसका एवरेज 9 है। तो देखिए 7 + 8 + 9 + p का अगर एवरेज 9 है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 टर्म्स है तो 4 से डिवाइड करेंगे जो कि 9 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करें तो 7 + 8 15, 15 + 9 24, यानी कि हम कह सकते हैं 24 + p की वैल्यू यहाँ पर 36 आएगी। तो p का आंसर यहाँ से 12 निकाला जा सकता है। तो यहाँ से हमने पहली इंफॉर्मेशन को देखते ही p की वैल्यू तो निकाल ली। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 13, 6, 9 p एंड q इज 11। तो अगला जो एवरेज दे रहा है उसकी भी यहाँ पर बात करेंगे। देखिए ध्यान से, 13 हमारे पास है तो 13 + 6 + 9 + p + q और अपॉन में आपको यहाँ पर, क्योंकि इस बार 5 टर्म्स है तो 5 लिखना होगा, इक्वल्स टू ये 11 है। और p की वैल्यू आप सभी को पता है कि हमने 12 निकाली थी तो हम यहाँ पर 12 लिख सकते हैं। तो 13 + 6 19, 19 + 9 28 + 12 40, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये 40 + q अपॉन में 5 इक्वल्स टू 11 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो q की वैल्यू यहाँ से 55 - 40 होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि q का आंसर यहाँ से 15 आएगा। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ q, तो q की वैल्यू ही पूछी गई है जो कि 15 होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये इंडाइसेस एंड सर्ट्स से है। 5 की पावर आपके पास यहाँ पर 2x + 1 है और इनटू में यहाँ पर 5 की पावर x - 3 दी गई है, इक्वल्स टू में ये 5 है। आप सभी जानते हैं कि जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो 2x + 1 + x - 3 इक्वल्स टू, यहाँ पर हम 5 को 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं कि 2x + x यहाँ पर 3x होने वाला है और 1 और -3 को सॉल्व करेंगे तो ये -2 होगा, इक्वल्स टू 5 की पावर यहाँ पर 1 है। क्योंकि इक्वल के दोनों तरफ बेस सेम है इसलिए पावर्स को कंपेयर किया जा सकता है। सो 3x - 2 की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी और 3x की वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगी, तो x का आंसर यहाँ से 1 निकलेगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो 5 की पावर 3x - 1 निकालनी है, यानी कि हम 3x - 1 जब निकालेंगे तो 5 की पावर 3 × 1 - 1 कर देंगे तो 5 की पावर 3 - 1 होगा। अल्टीमेटली ये 5 का स्क्वायर है एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। एवरेज आपसे पूछा जा रहा है द नंबर्स बिटवीन 10 एंड 61 विच आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि 7 से विभाजित होने वाले वो सभी के सभी नंबर्स जो कि 10 से 61 के बीच में आएंगे उनका एवरेज। तो अगर हम यहाँ पर एवरेज की बात करें जो कि यहाँ पर आने वाले हैं तो वो कौन कौन से होंगे। देखिए सबसे पहला जो नंबर होगा वो 14 होगा, उसके बाद 21, उसके बाद 28, फिर 35, फिर यहाँ पर 42, फिर 49 और फिर 56। एक तरह से हम 7 का टेबल ही यहाँ पर लिख रहे हैं। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कितने टर्म्स हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स है तो हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर इसको ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे तो वो बहुत ही टाइम टेकिंग होगा, तो बेहतर है शॉर्ट ट्रिक का यूज करें, एलिमिनेट करें स्टेप्स को। तो 7 से सभी को डिवाइड करना है तो एक एक करके सबको कर दीजिए। यहाँ पर अगर आप इन सबको डिवाइड करेंगे 7 से तो आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 2, 7 3 21, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। अब आप इन सबको जोड़ दीजिए, यही आपका एवरेज है।
तो 2 से लेकर 8 तक अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी होती है, आप सभी को पता है, ये वैल्यू 35 होती है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर 35 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 2√6 इंटू √6 और ऊपर यहाँ पर हाफ है। अब आप देखिए ये जो √6 और √6 है, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझिए। और ये 6 की पावर यहाँ पर हाफ है। एक बार मैं आपको समझाता हूँ। देखिए √6 इंटू √6 है, तो हम कह सकते हैं कि ये 6 की पावर हाफ है, इंटू में यहाँ पर भी 6 की पावर हाफ है। तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, यानी कि हाफ प्लस हाफ। और आप सभी जानते हैं आधा प्लस आधा 1 होता है, इसलिए ये वैल्यू 1 आएगी। तो 6 की पावर 1 मतलब 6 होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 6 लिखा है और ऊपर हाफ है। प्लस 25 का यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क के प्लेस में हम मान लेते हैं कि x होगा तो x³ प्लस स्क्वायर रूट में यहाँ पर आपको 24 मिल रहा है, प्लस प्लस नहीं, यहाँ पर -120 है। अब आप देखिए अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2√6, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस स्क्वायर रूट 25 की वैल्यू यहाँ पर 5 होगी, बराबर x³ प्लस स्क्वायर रूट 24 को क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। 24 की जब आप फैक्टर करेंगे तो ये 2 इंटू 2 इंटू 6 लिखा जा सकता है, और 2 क्योंकि यहाँ पर 2 बार है तो एक बार आप बाहर निकाल सकते हैं, 2√6, यानी कि स्क्वायर रूट में 24 एक्चुअली में 2 स्क्वायर रूट में 6 है, और माइनस का यहाँ पर 120 है। अब आप देखिए 2√6 और 2√6 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो 5 प्लस x³ का आंसर यहाँ पर 120 है, वो भी माइनस का। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x³ का जो आंसर आएगा, माफ कीजिएगा यहाँ पर शायद ये प्लस होना चाहिए, माफ कीजिएगा यहाँ पर ये इक्वल है। देखिए मैं एक बार इस स्टेप को दोबारा से कर देता हूँ। ये 5 यहाँ पर इक्वल है, ना कि यहाँ पर जी। तो 5 इक्वल x³ और माइनस का यहाँ पर 120 था। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x³ का जो आंसर है यहाँ पर वो 125 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि x का जो आंसर है वो क्या होगा, वो क्यूब रूट ऑफ 125 होगा, और आप जानते हैं कि ये आंसर 5 होता है। तो यहाँ पर हमसे क्योंकि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी गई और क्वेश्चन मार्क को हमने x माना था, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज 5। आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन जो कि परसेंटेज बेस्ड है, फ्रैक्शन बेस्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि अगर किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि कर दी जाए और उसके हर को 12% से कम कर दिया जाए तो भिन्न के मान में 21 बटे, तो भिन्न का जो मान है वो 21/22 हो जाता है। मूल भिन्न को ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसी कंडीशन में हम मान लेते हैं कि मूल भिन्न x/y रही होगी, ओरिजिनल फ्रैक्शन x/y रहा होगा। अब इसमें हुआ क्या कि x को आपने 112% कर दिया, यानी कि 12% बढ़ाया, तो हम कह सकते हैं कि 112% हो गया। और जो y है, y को आपने कम कर दिया 12 से, मतलब 88 हो गया। अगर कोई चीज 100 थी, 12 बढ़ के 112 हो गई, और कोई चीज 100 थी तो 12 कम हो गया, 88 हो गई। और ये जो फ्रैक्शन है वो कितने के बराबर है, 21/22 के बराबर है। तो आपसे x/y की वैल्यू पूछा है तो आप निकाल लीजिए। देखिए 21/22 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 ऊपर आएगा और 112 नीचे आएगा। सॉल्व करेंगे, 22 से कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू आपकी 28 होगी। 21/28 हमारे पास आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे, 7 से कैंसिल करिए, 3/4, यानी कि जो फ्रैक्शन है x/y वो 3/4 निकलेगी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एक लाइन ग्राफ का क्वेश्चन है। लाइन ग्राफ हमने पहले भी डिस्कस किया है पिछले वाले मॉक टेस्ट में। लाइन ग्राफ में बेसिकली हमें ध्यान देना होता है कि जब भी हमारे पास क्रॉस होता है लाइंस का, ठीक है, तो ऐसे में हमें वैल्यूज को बहुत ही ध्यान से देखना होता है। तो चलिए ये जो लाइन ग्राफ आप देख रहे हैं ये 1981 से 1986 तक के 6 वर्षों में 3 अलग अलग कंपनियों XYZ के लाखों में जो आयात उत्पादन है उसकी लागत का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। वर्ष 1982 में कंपनी एक्स के आयात की लागत का 1985 में कंपनी जेड की आयात की लागत से अनुपात कितना है। अब देखिए 1982 की बात हो रही है और कंपनी एक्स की बात की गई यहाँ पर। तो देखिए एक्स कौन सा है, एक्स ये वाला कलर है, मतलब रेड वाला कलर है। तो अब आप देखें रेड वाला कलर यहाँ पर कहाँ है, देखिए रेड वाला कलर ये है। तो ये जो नीचे आ रहा है ग्राफ, ये जब नीचे आया तो ये वैल्यू यानी कि सबसे नीचे वाली, ये जो रेड कलर आप देख रहे हैं यहाँ पर है, तो सबसे नीचे वाली वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी, मतलब हम यहाँ पर 20 को लेंगे। तो ध्यान रखें यहाँ पर ये 20 है, और उसके बाद आपको 1985 में कंपनी जेड की बात करनी है। तो 1985 में जेड देखिए ये थोड़ा सा ग्रे कलर है, तो ग्रे कलर मतलब ये आया नीचे देखिए ग्रे कलर, तो यहाँ पर जो ग्रे कलर है उसकी वैल्यू 15 है, मतलब अपॉन में 15 होगा। सॉल्व कर लीजिए, 4:3 ये यहाँ पर अनुपात होगा इन दोनों के आयात की लागत का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किस वर्ष में सभी कंपनियों XYZ का उत्पादन 1985 के समान है। अब आप देखिए ऐसी कंडीशन में हमें इन सबको ऐड करना होगा, सभी को ऐड करना पड़ेगा। 5, 4, 9, 3, 12, यहाँ पर उत्पादन 120 यूनिट का है।
3 2 5 यानी कि 55 और 20, यहाँ पर उत्पादन 75 यूनिट का आया है। 25 20 और 15 ये 40 प्लस 20 यानी कि यहाँ पर ये 60 यूनिट है। 3 3 6 60 65 और ये 90 हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये वैल्यू भी 60 है और ये वैल्यू 55 प्लस 10 65 है, यानी कि ये हमने सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे मेंशन करी। अब आप ध्यान से देखें 1985 के समान है ये पूछा गया, तो 1985 ये रहा, इसमें उत्पादन था 60 का, तो 60 और कहां पर है, देखिए यहां पर आपको मिला 1983 में, इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखिए पूछा जा रहा है कि 1984 की तुलना में वर्ष 1986 में कंपनी एक्स और वाई के उत्पादों के कुल आयात में कितने प्रतिशत की कमी आई थी। अब देखिए 1984 की तुलना में 1985 में एक्स और वाई के उत्पादों के कुल आयात, तो 1984 देखिए ये है। अब 1984 में देखिए एक्स और वाई का कुल उत्पाद कितना है। अब यानी कि हम यहाँ पर ग्रे को छोड़ देंगे और बाकी दोनों को लेंगे, तो देखिए यहाँ पर अगर आप बाकी दोनों को लोगे तो ये दोनों वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये 55 है। कितना है यहाँ पर, ये 55 है, ठीक है। और 1984 में देखिए एक्स और वाई, तो 1984 कहाँ है, सॉरी 1986 कहाँ है, 1986 ये है। अब आप देखिए एक्स और वाई यहाँ पर कहाँ है, एक तो ये 30 है और एक तो ये 10 है, तो हमें यहाँ पर ये दोनों लेने पड़ेंगे, तो 30 प्लस 10 यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये 40 है। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर डिफरेंस है, जो कमी है, वो कमी कितने की आई है, कमी आई है यहाँ पर 15 यूनिट की। अब 15 यूनिट की कमी आई है, कितने पे आई है, 55 पे आई है, क्योंकि हमें पुराने वाले को रेफरेंस लेना होगा, इंटू में 100 कर दीजिए, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 300 बटे में 11। 300 बटे में 11 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 22 और 27.27%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखें, ये वैल्यू परसेंटेज में थी। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष आयात उत्पादों का उत्पादन लाख में दूसरा सबसे अधिक है। तो ऐसे में इन सभी को दोबारा जोड़ना होगा। देखिए यहाँ पर हमें जब हमने ऐड किया था ये वैल्यू 120 थी, ये वैल्यू आपकी 75 आई थी, ये वैल्यू आपकी 60 आई थी, ये वैल्यू आपकी 90 आई थी, ये वैल्यू 60 आई थी और ये वैल्यू आपकी 65 आई थी। तो अब आपसे कह रहा है कि दूसरा सबसे ज्यादा है लाख में, तो पहला तो ये है और दूसरा आपको ये दिख रहा है, तो यानी कि 1984 में दूसरा सबसे अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं। 1983 की तुलना में 1984 में आयात उत्पादों के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। देखिए 83 ये था और 84 ये है। 83 आपको पता है कि यहाँ पर 60 हुआ था और यहाँ पर 90 हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि 30 यूनिट की वृद्धि हुई है और कितने पे हुई है, 60 पे हुई है, इंटू में 100 कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका 50% के बराबर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 50% यहाँ पर वृद्धि आई है। अगले 5 क्वेश्चंस की बात करेंगे, ये टेबुलर फॉर्म में है। 1990 से 1994 तक 4 अलग अलग वर्षों में कंपनी पी द्वारा लाख में चांदी, निकिल, तांबा, जस्ता और लोहे जैसी जो धातुएं हैं उनके उत्पादन को दर्शाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। 1991-92 से 93-94 तक पूरे वर्षों में तांबे का औसत उत्पादन कितना है। अब देखिए 91 से 92 से लेकर 93-94 तक, मतलब ये पूरा, और कॉपर की बात हुई है तो ये पूरा का पूरा आपके सामने कॉपर है। औसत उत्पादन चाहिए तो यहाँ पर क्योंकि 3 वर्षों की बात हुई है तो इसको हम पूरे को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे, तो पहले ही कर दीजिए, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, इसको करेंगे तो 40 आएगा, इसको करेंगे तो 80 आएगा, सबको जोड़ दीजिए, यही आपका एवरेज है। 6 4 10 और 80 यानी कि 180, तो 180 यहाँ पर करेक्ट होगा। ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लें, 180 प्लस 120 प्लस 240 डिवाइड करेंगे 3 से, ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे, 540 अपॉन में 3 आएगा, आंसर तब भी आपका 180 आएगा एवरेज में। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1993-94 में चांदी के उत्पादन की तुलना में लोहे के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई है। देखिए 93-94 में अगर आप बात करें तो चांदी है 300 और लोहा है यहाँ पर 180, तो हम कह सकते हैं कि 120 यूनिट की कमी आई है, कितने पे, 300 यूनिट पे, क्योंकि चांदी को रेफरेंस में रखा जाएगा। 100 से कैंसिल करेंगे, 3 बार चला गया 40, यानी कि हम कह सकते हैं 40% की यहाँ पर कमी आई है। आगे देखिए। पहले 2 वर्षों में सभी धातुओं के कुल उत्पादन का सभी वर्षों में जिंक के कुल उत्पादन से अनुपात कितना है, तो ये वाली बात यहाँ पर चल रही है। तो देखिए पहले जो 2 वर्ष हैं, है ना, यानी कि हम कह सकते हैं 1990 से 1991, तो इसमें सभी धातुओं का कुल उत्पादन, मतलब हमें ये सारी की सारी वैल्यूज ऐड करनी है, तो एक तो ये वैल्यू और उसके बाद जिंक के कुल उत्पादन सभी वर्षों में, मतलब ये वाली वैल्यू, और उन दोनों का हमें अनुपात लेना है। तो आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी। ध्यान रखें कि आपके पेपर का लेवल जो है वो बहुत ही आसान है, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना करें, ज्यादा इतना डिटेल के अंदर जाके चीजों को आपको नहीं पढ़ना है कि डीप स्टडी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। देखिए मेरी बात को बिल्कुल गलत ना लें, मैं यहाँ पर इस बात को कह रहा हूँ कि देखिए अगर आप डीआई की बात करें तो आप एक ये देख रहे हैं जो ये टेबुलर ग्राफ है, और वहीं पे अगर आप एक एसबीआई पीओ के मेंस की डीआई लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के लेवल में जमीन आसमान का फर्क है।
तो आप मेरी बात को बिल्कुल भी गलत ना ले। डीप में पढ़ने का मतलब यह है कि ज्यादा कठिन लेवल पे ना जाएं, बिकॉज आपके पेपर के लेवल की उतनी डिमांड नहीं है। आपके पेपर में आसान क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, कैलकुलेटिव आएंगे, यही आपके पेपर की डिमांड है, जिसको ध्यान में रखते हुए ये पूरे के पूरे टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया गया है। अगर आप सभी को लगता है कि ये सभी के सभी पेपर्स आपके लिए अच्छे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इसको शेयर करिए, बिकॉज ज्ञान सर का जो एक विजन है, जिसमें हम सभी बच्चों को यहाँ पर एजुकेट करना चाहते हैं, सभी को नौकरियां दिलवाना चाहते हैं, हम एफर्ट्स कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें आप भी एक योगदान दे सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि हमें यहाँ पर पता है कि इन सभी को ऐड करके यहाँ पर डिवाइड करना, तो देखिए इन वैल्यूज को ऐड करते हैं। सो 200 प्लस यहाँ पर ये 250 प्लस 120 प्लस यहाँ पर 225 प्लस अगर हम बात करें 75 प्लस 180, इसके बाद यहाँ पर 155 है प्लस यहाँ पर 90 है, इसके बाद यहाँ पर 85 है और यहाँ पर 55 है। और जब आप इन सभी को डिवाइड करेंगे यहाँ पर किससे, ऑब्वियस सी बात है जिंक के प्रोडक्शन से, तो 155 प्लस 90 प्लस 310 प्लस 140। ठीक है, आपका समय बचाने के लिए मैं यहाँ पर ये वैल्यू डायरेक्ट लिखता हूँ, तो ये वैल्यू आपकी 1435 आती है, और अपॉन में जो नीचे आप वैल्यू देख रहे हैं ये 695 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो द आंसर कम्स आउट टू बी 287 अपॉन 139। ठीक है, तो ये आप पर ये करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सभी वर्षों में निकिल के कुल उत्पादन का लोहे के कुल उत्पादन में कितना अंतर है, उत्पादन से कितना अंतर है। तो देखिए निकिल कहां पर है, ये है निकिल पूरा का पूरा, और ये है पूरा का पूरा आयरन। तो अंतर पूछा गया यहाँ पर, तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखें सबको ऐड करें तो यहाँ पर आंसर कितना आ सकता है आपका। यहाँ पर ये वैल्यू 5 है, 2 2 4 4 5 9, यानी कि यहाँ पर 9 आ गया, 2 1 3 3 2 5 2 7 795 है। यहाँ पर अगर आप ऐड करेंगे तो ये जो वैल्यू है आपकी 8 5 13, ये 140 है, 140 प्लस 300 440, और ये आपका 620 है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 795 माइनस 620 का मतलब हो गया 175। सो 175 का यहाँ पर डिफरेंस होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, 1991 से 94 में कंपनी पी द्वारा किस धातु का तीसरा उत्पादन सबसे अधिकतम किया गया है। तीसरा सबसे अधिकतम होना चाहिए, इसका मतलब हमें सबको ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए भाई यहाँ ऐड करिए, तो 200 250 450, तो ये वैल्यू हो गई 700 200 900 300 1200। यहाँ पर वैल्यू 1200 आ रही है। यहाँ पर अभी हमने निकाला था, शायद ये 795 आया था, एक बार देख भी लेते हैं। जी हाँ, और वो 620 आया था। तो ये जो वैल्यूज निकाल चुके हैं उनको मेंशन कर लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 180 प्लस 120 ये 300 है, 300 200 540 540 और 70 610 प्लस 615 5 615। यहाँ पर अगर आप ऐड करें ये 400 है, ये 540 है, 540 प्लस 100 640 और 640 ये आपका 695 आएगा। अब आप देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पर एक नंबर पे तो सिल्वर है, 2 नंबर पे अगर आप बात करेंगे तो निकेल है, लेकिन तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो जिंक आ रहा है, यानी कि जिंक यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो फाइनली हमने अपनी 2 डीआई कंप्लीट करी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये इंग्लिश का पैसेज है, ध्यान से इसको पढ़ेंगे, कीवर्ड्स को हम यहाँ पर पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे। देखिए ताजमहल की बात हो रही है। ताजमहल इज द मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट एंड ऑल्सो ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 7 जो वंडर्स हैं उनमें से ये एक है। गॉट इट। इट इज सिचुएटेड एट द साउथ बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा, उत्तर प्रदेश। अब देखिए जब भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हमें जो कीवर्ड्स मिलते जा रहे हैं, वी हैव टू मेंशन सच कीवर्ड्स, बिकॉज आप सभी को पता है कि अगर आप इन कीवर्ड्स को मेंशन करेंगे तो क्वेश्चंस करने में आसानी होती है, टाइम सेव होता है। इट वाज बिल्ट बाय द ग्रेट एम्परर शाहजहां। शाहजहां के द्वारा ये बनाया गया था फॉर हिज वाइफ मुमताज महल। ठीक है, आफ्टर हर डेथ, तो डेथ के बाद ये बनवाया गया है शाहजहां जी के द्वारा मुमताज महल। शाहजहां, जल्दी से कमेंट करके बताइए शाहजहां जो है वो कौन से नंबर के मुगल एम्परर थे। ठीक है, जल्दी से बताइए, और इनका टाइम पीरियड क्या था। ठीक है, ये भी बताएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जीएस जो है वो भी थोड़ी सी यहाँ पर प्रैक्टिस होगी। चलिए, On the death of Mumtaz Mahal, firstly her remains were buried in Burhanpur, ठीक है, and later her remains were temporarily reburied in a garden on the bank of river Yamuna, ठीक है। और उसके बाद बोला जा रहा है आपसे फाइनली द रिमेन्स वर बरीड इन ताज महल। तो देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले मुमताज महल के जो अवशेष थे, जो उनकी अस्थियां थी, वो बुरहानपुर में दफनाई गई। उसके बाद वहां से निकालकर कुछ समय के लिए रिवर यमुना के बैंक पर जो गार्डन था, बगीचा था, वहां दफनाई गई, और फिर फाइनली ताजमहल में दफना दी गई। After death of Shahjahan, he was also buried besides Empress मुमताज महल। शाहजहां की मृत्यु के बाद शाहजहां को भी मुमताज महल के बगल में ही दफनाया गया। ताजमहल have also been marked as a UNESCO World Heritage Site
okay, in the year 1983. Very very important. Its walls are beautifully decorated with multicolored gemstones. तो आपसे कहा जा रहा है कि ताजमहल को 1983 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया। जल्दी से कमेंट करके बताइए यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है। द कुरान्स कपलेट्स आर रिटन ऑन इट्स वॉल्स, और कुरान की जो आयत हैं, ठीक है, आयतें हैं, वो यहाँ पर लिखी हुई हैं इसकी वॉल पे। द ताज इज सिचुएटेड ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म, द ग्रेव्स ऑफ द किंग एंड द क्वीन आर अंडर द डोम इन द डार्क चेम्बर, और एक जो डार्क चेम्बर है वहां पर इन दोनों की कब्र बनाई गई है। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो अभी आपने पढ़ा है गंगा नहीं, चंबल नहीं, जी हाँ यमुना आंसर होगा, झेलम गलत है। आगे बोला जा रहा है ताजमहल वाज बिल्ट बाय ग्रेट मुगल एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ नेम्ड, तो आप सभी को पता है जोधाबाई नहीं, नूरजहां नहीं, नुसरत खान नहीं, मुमताज महल यहाँ पर आंसर होगा। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और बताइए जोधाबाई और नूरजहां इन दोनों के जो रियल नेम है वो क्या है, रियल नेम क्या है। चलिए मैं आपको हिंट भी देता हूं, मेहरुन्निसा और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अर्जुमानंद बानो, तो ये दोनों में से किसके किसके नाम है जरूर कमेंट करिए और बताइए, रियल नेम आपको बताने हैं। ताजमहल has also been marked as a World Heritage Site in the year 1983 by which international organization, तो आप सभी ने देखा कि यूनेस्को, जल्दी से कमेंट करिए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म यहाँ पर आप कमेंट करें, और किस दिन या कह लीजिए किस ईयर को इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है वो बताइए, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी कमेंट करें। साथ के साथ में इस समय इसके जो हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो कौन है, उनका नाम भी मेंशन करें। ये सभी के सभी क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इस मॉक टेस्ट सीरीज में से कोई भी क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको आपके पेपर में जीएस के फॉर्म में मिल जाए। ठीक है, तो जरूर इसे लाइट में ना लें। इन 2023 बिकम अ मैकेनिकल इंजीनियर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्वेश्चन मार्क है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक ऐसी वर्ब आएगी जो क्वेश्चन मार्क वाली हो, तो यू और वाज यहाँ पर तो ये हो नहीं सकता। डिड यू बी, अब देखिए यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बिकम है, तो ऑब्वियसली दो दो सेम जो मेन वर्ब है वो नहीं आ सकती हैं, है ना। वर यू और यहाँ पर वॉज यू, देखिए यू के साथ वॉज थोड़ी लगता है, ये भी गलत है, तो आंसर क्या बच गया हमारे पास, वर यू, यानी कि यहीं पर होगा वर यू। सो इन 2023 वर यू बिकम अ मैकेनिकल इंजीनियर। रशिया डैश अनलीश अनदर रीन ऑफ टेरर ऑन सिविलियन एरियाज ऑफ यूक्रेन। देखिए अनलीश का मतलब होता है एक बार दोबारा से प्रयास करना, तो क्या रशिया दोबारा से जो यूक्रेन है वहां पर एक जो सिविलियन टेरर है ना, सिविलियंस में जो टेरर है, क्या उसको दोबारा से स्टार्ट कर सकती है, दोबारा से ऐसा करने का प्रयास कर सकती है। तो देखिए रशिया यहाँ पर सकने की बात आ रही है, तो सकने मतलब यहाँ पर कैन में इन सब की बात होगी, तो हैज नहीं होगा, वुड नहीं होगा, शेल नहीं होगा, तो आंसर यहाँ पर मे होगा। तो रशिया जो है मे अनलीश अनदर रीन ऑफ टेरर ऑन सिविलियन एरियाज ऑफ यूक्रेन, तो रशिया एक बार पुनः से यूक्रेन के जो सिविलियन एरियाज हैं वहां पर टेरर फैलाने का प्रयास कर सकता है। तो चलिए अगले 15 क्वेश्चंस हिंदी के होंगे, इनके ऊपर बात करते हैं, ध्यान से पैसेज को पढ़ेंगे। समय वह अमूल्य धन है, देखिए समय कैसा धन है, अमूल्य धन है, जिसे भगवान ने हर जीवित प्राणी को उपहार स्वरूप दिया है। भगवान के दिए हुए इस वरदान का बुद्धिमान एवं परिश्रमी इंसान प्रयोग करते हैं, एवं आलसी इसको व्यर्थ नहीं गवा देते हैं। समय का पहिया सदैव चलता रहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गया हुआ वक्त कभी भी वापस नहीं आता, कीमती है, उसका उपयोग करना सीखना ही उन्नति की कुंजी है। तो देखिए समय का सही उपयोग करना उन्नति की कुंजी है, अगर आप मेहनत करके अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो समय का उपयोग सही करना जरूरी है, सिर्फ मेहनत से काम नहीं होता। कहावत भी है कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। ठीक है, समय का सदुपयोग करने के लिए प्रत्येक कार्य को करने का समय निश्चित करना चाहिए। अगर हम सब काम समय पर कर लेंगे तो ये पाएंगे कि हमारा जीवन कितना सुखद, शांत और व्यवस्थित है। हमें कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं समझते, बेकार में गप्पे मारते हैं, इधर उधर घूमते हैं, योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करते, वह जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, उनका कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होता। समय सूखी रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। इसके बाद और वह हाथ मलते रह जाते हैं, समय निकल जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुलसीदास जी ने कहा है, देखिए तुलसीदास जी ने क्या कहा है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, है ना, जब कृषि सूख जाती है तो फिर वर्षा का कोई भी महत्व नहीं है, अर्थात खेती सूखने के बाद वर्षा का कोई महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार समय निकलने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपना हर काम समय पर समाप्त कर लेना चाहिए। देखिए कीवर्ड्स पूरे पैसेज में कम आए हैं, लेकिन एक जनरलाइज्ड पैसेज है, एक यहाँ पर सीख भी मिलती है, और कोशिश करेंगे जल्दी से हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें। देखिए उन्नति की पूंजी यहाँ पर बताई गई है कि क्या है, मेहनत करना जी नहीं, समय का सही उपयोग करना जी हाँ, समय की बात हो रही है पैसेज में, मन लगाकर पढ़ाई करना नहीं, ईश्वर की भक्ति करना गलत है। का वर्षा जब कृषि सुखानी पंक्ति
को किस लेखक ने कहा है? तो कबीरदास नहीं, सूरदास नहीं, तुलसीदास। जी हाँ, तुलसीदास जी की पंक्ति थी, रहीमदास नहीं होंगे। गया वक्त कभी हाथ नहीं आता, वाक्य में किसकी प्रधानता बताई गई है? मेहनत करने की, योग्यता की नहीं, कर्मठता की नहीं, समय की। जी हाँ, समय के ऊपर पैसेज है पूरा, तो समय की यहाँ पर प्रधानता बताई गई है। गद्यांश के आधार पर समय कैसा धन है? तो मूल्यवान नहीं, क्षणिक नहीं, चिरस्थायी नहीं, अमूल्य। पहली पहली लाइन हमने यही पढ़ी थी कि समय जो है वो एक अमूल्य धन है, कीमती है बहुत। समय सूखी रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है का क्या अर्थ है? बीत गया समय कभी वापस नहीं आता, व्यक्ति में योग्यता का अभाव हो जाता है, सगे संबंधी दुर्व्यवहार करते हैं, या फिर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूर्ण नहीं कर पाता। तो सभी के सभी तीनों नीचे वाले गलत हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ सही होगा, बीता गया समय कभी वापस नहीं आता। अगला पैसेज करेंगे, देखिए, धन प्रधान देश भारत। भारत कैसा देश है? भारत एक धन प्रधान देश है। जब अज्ञान का अंधकार बढ़ रहा था, अनेक सामाजिक कुरीतियों का बोलबाला था, तो समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और जात पात की भावना जब बढ़ रही थी, तब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। यानी कि ये पैसेज जो है वो गुरु नानक देव जी के बारे में है। वे सिखों के पहले गुरु थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। उन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से संसार में नई रोशनी कर दी थी। गुरु नानक देव जी का जन्म की बात हो रही है, देखिए, संवत 1526 में कार्तिक पूर्णिमा को तलवंडी नामक गांव में हुआ था। वह स्थान अब कहां पर है? पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालूराम खत्री था तथा इनकी माता का जो नाम है वो तृप्ता था। ठीक है। बाल्यकाल में नानक देव जी बचपन में साधु संतों की सेवा करने में आनंद लेते थे। देखिए, बचपन से ही कितने ज्यादा सामाजिक हैं, है ना। एकांत प्रिय था इनको बहुत ज्यादा। ठीक है, वे घंटों एकांत में बैठकर ईश्वर की भक्ति करते थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। संसार के कामकाज में उन्हें लगाने के लिए उनके पिता ने बहुत ज्यादा प्रयत्न किया, परंतु वे अपनी टेक पर चलते रहे। अपनी टेक पर चलने का मतलब अपनी धुन में ही रहना, है ना, अपने हिसाब से चीजों को करना। ईश्वर की भक्ति में, लोगों की सेवा करने में भाई ज्यादा मन लगता था इनका। एक बार इनके पिता ने इन्हें कुछ रुपए भी दिए, ठीक है, और कहा कि इनसे क्या करो, इनसे व्यापार करो। नानक देव ने इन पैसों को भूखे साधुओं की एक टोली में बांट दिया। देखिए, व्यापार करने के लिए दिए, लेकिन दूसरों के दुख को, दर्द को देखकर सहा नहीं जाता था, पैसे दे दिए। उनके विचार में यह लाभ का सच्चा सौदा था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। इनके पिता ने इन्हें इनकी बड़ी बहन नानकी, देखिए नानकी इनकी बड़ी बहन जी का नाम है, और वहां पर उनको भेज दिया। और उन्हें वहां पर नवाब के मोदी खाने का काम सौंपा गया। देखिए, मोदी खाने का मतलब क्या होता है? जहां पे अनाज वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, मंडी वगैरह। यहां रहकर उन्होंने दीन दुखियों को अनाज देना आरंभ किया। ठीक है। इनकी शिकायत नवाब के पास पहुंची, भंडार की जांच पड़ताल हुई, पर सारा का सारा हिसाब बिल्कुल ठीक निकला, और इसके बाद उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी। तो देखिए, बहुत सारे की पॉइंट्स मिले हैं इस पैसेज में, उम्मीद करूंगा आपने ध्यान से पढ़ा है। गुरु नानक देव जी का जन्म किस शहर में हुआ था? लाहौर नहीं, अमृतसर नहीं, गुरदासपुर नहीं, तलवंडी। जी हाँ, तलवंडी आंसर होगा। गुरु नानक देव जी की माता क्या नाम था? तो त्रिशला, शकुंतला, ननकानी नहीं, तृप्ता आंसर होगा। ननकानी तो इनकी बड़ी बहन का नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिता के द्वारा दिए गए रुपए नानक देव जी ने कहां पर खर्च किए थे? मेले में, गरीबों को दान में दिए? नहीं। भूखे साधुओं की टोली में बांट दिए? जी हाँ, लगान के रूप में? गलत। तो यहाँ पर सी आंसर है। गुरु नानक देव जी का जन्म किस दिन हुआ था? पूर्णिमा के दिन। अब आप देखिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे, पूर्णिमा का दिन, और टिक करके चले आएंगे, और फिर आपको लगेगा नंबर मिल गया, लेकिन अल्टीमेटली आपके नंबर चले गए। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा का दिन नहीं, कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक बार आपको वापस से दिखाता हूं। ये देखिए, 1526 में पूर्णिमा नहीं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर इनका जन्म हुआ है। तो पैसेज को जब पढ़ें तो बहुत ही ध्यान से पढ़ें। देखिए, आप सभी के लिए ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। अपने पीटी एग्जाम में, प्रीलिम्स में क्लियर करके आप अपना मेंस में बैठें, या कह लीजिए जिस भी एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाएगा यूपी के द्वारा आगे, उसमें आप बैठेंगे, जो भी वैकेंसी आएगी। तो ऐसे में आप बिल्कुल ये ना सोचें कि सिर्फ अगर क्वालिफाइंग है तो हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। हमें बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना है, हमें अपना बेस्ट देना है, हमें अपनी माँ बाप की ब्लेसिंग्स लेनी है, हमें सभी जो हमारे आसपास लोग हैं, जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है। कभी भी कोई गलत काम नहीं करना है। नेगेटिविटी में अगर रहेंगे तो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि हमेशा कोशिश करें, हर दिन कोशिश करें, भले 10 मिनट ईश्वर के सामने बैठे, मंदिर में बैठे, लेकिन जरूर बैठें, इससे पॉजिटिविटी आएगी। और कोशिश करें कि जिस भी चीज को पढ़ें, जरूर पढ़ें। सुबह उठें तो एक टाइम टेबल बनाएं, और रात को तभी सोएं जब आपको लगे कि वो टाइम टेबल आपने अचीव कर लिया है। ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, जीवन में बहुत उन्नति होगी, और ईश्वर हमेशा आपका साथ देंगे। चलिए, गुरु नानक देव जी घंटों बैठकर क्या किया करते थे? पढ़ाई करते थे? जी नहीं। माँ बाप की सेवा करते थे? ऐसी बात नहीं गई बताई गई है। सोच विचार करते थे? नहीं। ईश्वर की भक्ति किया करते थे? जी हाँ, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पर अशुद्ध है? देखिए, अनधिकार बिल्कुल सही लिखा है, विरहिणी बिल्कुल सही है, बुद्धिजीवी बिल्कुल सही है, लेकिन बारात,
बारात यहाँ पर गलत है सर, बारात ऐसे लिखा जाता है, आ की मात्रा यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर लगाई गई है, इसलिए गलत है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? देखिए, इति प्लस आदि इत्यादि, वाक प्लस मय वांग में, अंबु प्लस उर्मी अंबुर्मी, उत प्लस नति उन्नति। देखिए यहाँ पर जो है ये जो म्य आप देख रहे हैं ये गलत है, यहाँ पर म पूरा होता है, यानी कि मय होता है यहाँ पे, ना कि म्य। म्य कुछ ऐसा नहीं होता, मय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेम सागर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक आपके लिए जो रचना है, इसके रचनाकार कौन है, आपने जरूर पढ़ा भी होगा इसे, तो पंडित लल्लू लाल जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है, पंडित लल्लू लाल जी की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं। क्षणिक का विलोम शब्द क्या होता है? क्षणिक का मतलब जो बहुत ही कम समय के लिए है, तो कुटिल नहीं हो सकता, विकलन नहीं हो सकता, कठिन नहीं हो सकता, शाश्वत। शाश्वत मतलब जो हमेशा के लिए है, जैसे ईश्वर शाश्वत है, लेकिन मनुष्य का जीवन क्षणिक है। बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप का क्या अर्थ है? देखिए बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है। आमतौर पे अक्सर गांव में अक्सर जो बड़े लोग हैं, है ना, अक्सर जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो इसका यूज करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? एक ना एक दिन अच्छे दिन आते हैं, जी नहीं। बिना यत्न किए कुछ नहीं मिलता, जी नहीं। डर खत्म होते ही मौज मनाना, जी नहीं। जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी, जी हाँ। यही यहाँ पर आंसर सही होगा, मतलब जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी। बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं, ध्यान से देखें। एम इज सिस्टर ऑफ क्यू। देखिए एम जो है वो क्यू की बहन है, तो अगर एम क्यू की बहन है तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। देखिए एम का जेंडर पता है, वो क्यू की बहन है। आर क्यू का भाई है, तो आर अगर क्यू का भाई है तो आर मेल होगा, लेकिन क्यू का जेंडर अभी नहीं पता है। एस एम का पिता है, तो देखिए एम के पिता है एस, तो ऊपर आएंगे। एम के पिता है अगर, तो सभी के पिता होंगे। और एफ आर की माता है, देखिए एफ आर की माता है तो मतलब एफ को इनकी वाइफ होना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ इनकी सभी की माता हो गई, ठीक है। आगे देखिए, क्यू एफ से किस प्रकार संबंधित है? तो पहले वाले नाम के हिसाब से हम हमेशा आंसर करते हैं, क्यू एफ से किस प्रकार संबंधित। अब आप देखिए, क्यू जो है या तो एफ का बेटा होगा, सन होगा, या तो फिर डॉटर होगी, दोनों में से कोई एक होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर सन और डॉटर दोनों के दोनों हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों तो गलत हो गए, क्योंकि हम अभी श्योर थोड़ी हैं, क्योंकि हमें क्यू का जेंडर तो पता ही नहीं है। तो जब जेंडर नहीं पता तो इसलिए हम यहाँ पर इसको नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा, ये सोन नहीं, यहाँ पर बेटा होगा, ठीक है, बेटा कर लीजिए से जी। तो यहाँ पर डेटा इनएडिक्वेट और इधर सन और डॉटर। तो अब आप देखिए बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होकर ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आ जाएंगे कि भाई हमें तो डाटा ही नहीं पता क्यू का, तो इसलिए हम ये लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भले डाटा नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है ना कि बेटा या बेटी में से ही कोई एक होगा। अगर रिश्ता ही ना पता चल पाए तो हम कह देते कि भाई डाटा इनएडिक्वेट, लेकिन जब आपके पास सन और डॉटर का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप इसी ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि बुक का कोड यहाँ पर ये है, डेस्क का कोड यहाँ पर ये है। तो आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर एक स्टार कम होगा जी। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ इज ब्रोक रिटन इन दैट कोड। तो देखिए बी के लिए कोड क्या है? ये डायरेक्ट कोडिंग है, तो डायरेक्ट मतलब सामने सामने रखे हुए हैं यहाँ पर कोड्स। तो बी का कोड यहाँ पर क्या हो गया? 5 हो गया। फिर हमें आर का कोड चाहिए। देखिए आर का कोड कहाँ से मिलेगा? आर का कोड हमें मिल सकता है यहाँ रूम से। रूम में यहाँ आर है और यहाँ पर 9 है ना, तो आप यहाँ पर 9 को मेंशन करें। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें ओ चाहिए, तो ओ के लिए देखिए 2 ओ है, तो 2 ओ के लिए यहाँ पर स्टार आ रहा है, तो यहाँ पर स्टार आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर के है, तो के का मतलब यहाँ पर डेस्क का जो आखिरी में के है, यहाँ पर परसेंटेज है, तो आप परसेंटेज ले लें। और इसके बाद फिर लास्ट में ई बचता है, तो ई देखिए कहाँ से आएगा? यहाँ डेस्क का ई है, सेकंड में यहाँ पर हैशटैग है, तो यहाँ पर हैशटैग लिख दें। यानी कि ये आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में अवेलेबल है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर स्टार एक हटा दीजिएगा, ये गलती से टाइपिस्ट से मिस्टेक हुई है, यहाँ पर एक ही स्टार आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे कह रहा है कि 28 मई 1997 को कौन सा दिन है? तो अब आप देखिए 28 मई का कोड कितना होता है? 2 होता है। 1900 का कोड 0 हो गया। 97 एक्स्ट्रा ईयर है और उसमें 24 लीप ईयर होते हैं। सबको सॉल्व करते हैं। देखिए मैं 7 से सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करूं या एक ही बार सबको डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लूं, बात एक ही है। 28 पूरा पूरा कैंसिल हो गया। देखिए 97 का मतलब होता है 6 बच गया, 8 का मतलब 1 हो गया, 24 का मतलब 3 हो गया, 3 1 मतलब 4, 4 का मतलब वेडनेसडे यानी कि बुधवार के दिन। कोडिंग याद कर लीजिए, 1 को संडे होता है, वीक का सबसे पहला दिन क्या है? संडे है ना। 2 पे क्या होता है? मंडे एंड सो ऑन। और 0 पे क्या होता है? शनिवार, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखें। 0 मतलब 7। फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड एट 10:50। आपको एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है, 30h + -11m अपॉन 2 का मॉडुलस। मॉडुलस इसलिए लगाते हैं, कभी कभी ये वैल्यू बड़ी हो जाती है माइनस करते समय, इसलिए। तो चलिए हमें यहाँ पर लीस्ट एंगल निकालना है, तो लीस्ट एंगल कैसे आता है? लीस्ट एंगल हमेशा माइनस से आता है, तो हम यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 30 × h, h की वैल्यू कितनी है? 10 है, माइनस 11 × m, m की वैल्यू यहाँ पर 50 है, अपॉन में 2। इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर वैल्यू 300 आ रही है, यहाँ पर वैल्यू 2 से कैंसिल करेंगे तो 25 बार गया, 11 × 25। देखिए ट्रिक समझ लीजिए, 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या होती है?
जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसको लिख लीजिए, और 2 + 5 कितना होगा 7, ये बीच में लिख दीजिए, यही आंसर है। तो 275 यहाँ पर लिख देंगे। मॉडुलस यहाँ पर लगा ही हुआ है लेकिन नीड नहीं है क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आएगी। आंसर कम्स आउट टू बी 25 डिग्रीज, यानी कि 10:50 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 25 डिग्री का कोण होता है, एंगल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, प्लेइंग बैडमिंटन फॉर 2 hours अ डे कैन इंक्रीज अ पर्सन्स लाइफ स्पैन बाय ओवर ईयर। अगर आप डेली 2 घंटे बैडमिंटन खेलते हैं तो ऐसे में व्यक्ति का 1 साल जो उसकी लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि मॉडरेट फिजिकल एक्सरसाइज इज हेल्पफुल फॉर लीडिंग अ हेल्दी लाइफ। जी हाँ, बिल्कुल सही है ना, एक्सरसाइज की बात की जा रही है, हेल्दी लाइफ की बात की जा रही है, तो बिल्कुल सही पॉइंट है। दोज हु वर्क while sitting at the desk are definitely prone to disease। देखिए ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि डेस्क पे बैठने की बात या फिर डिसीज की कोई बात स्टेटमेंट में नहीं की गई। याद रखेंगे बच्चों, वही कंक्लूजन सही माना जाता है जो कि स्टेटमेंट में मेंशन किया गया हो, जिसका कोई ना कोई कीवर्ड स्टेटमेंट से मेंशन हो या फिर कह लीजिए स्टेटमेंट से रिलेटेड हो, तो वही सही होता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ए इज करेक्ट वन, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the weakest force? देखिए अब हम यहाँ पर साइंस के क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। 5 क्वेश्चन साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कौन सा वीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स या फिर वॉन्डर वॉल्स फोर्स। तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर सबसे वीक होता है। ये तीनों के तीनों यहाँ पर गलत होंगे, ठीक है। कमेंट करके बताइए, सारे बच्चे कमेंट में बताएंगे सबसे ज्यादा, ठीक है, जो आप कह लीजिए अट्रैक्टिव फोर्स है वो कौन है। अट्रैक्टिव फोर्स कह लीजिए या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कह लीजिए, सबसे ज्यादा पूछ सकते हैं। तो बताइए कमेंट करके स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर आप यहाँ पर कमेंट भी करें। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि कम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखिए फ्लोरीन तो हो नहीं सकता क्योंकि फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो आप हटा ही दीजिए, ये तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। और यहीं से एक सवाल पूछ सकते हैं हम आपसे कि भाई बताइए सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, ये भी बताएंगे, है ना। मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन सा है ये भी कमेंट करिए और बताइए कौन सा एलिमेंट है ना, जो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। और आपको बता दूं ये एक मेटल है। ये क्या है? ये एक मेटल है, ठीक है, जल्दी से बताइए। और इससे एटॉमिक वॉचेस बनती हैं, मैंने आपको हिंट भी दे दी है। एटॉमिक वॉचेस अगर आपको बनानी है तो इसी मेटल से आप बनाएंगे जी। मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम तो भाई पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी 2+ होती है। हाइड्रोजन भी पॉजिटिव है, 1+ होती है, तो इसलिए ये दोनों भी आंसर नहीं हो सकते क्योंकि हमें तो नेगेटिव चाहिए ना। देखिए विद्युत ऋणात्मक चाहिए, जो कम विद्युत ऋणात्मक हो। तो बचा कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की 2- होती है, ये आंसर होगा। हेलोजन्स में जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ध्यान रखेंगे। हेलोजन फैमिली का मेंबर है वो। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से एडम्स एप्पल कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आया है ये सवाल, एसएससी में भी पूछा गया है, ठीक है, और स्टेट पीसेस में भी ये सवाल पूछा गया है। तो एडम्स एप्पल किसको बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड को बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड गले के एकदम बीचों बीच आपको मिलेगी, कुछ इस तरह की बटरफ्लाई शेप की ये ग्लैंड है। सवाल आएगा बटरफ्लाई ग्लैंड किसे कहते हैं? बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड। तो याद रखेंगे हम एडम्स एप्पल को ही कहते हैं, हम थायराइड ग्लैंड को ही कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कौन सा हार्मोन निकालती है? तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन को निकालती है। थायरॉक्सिन हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो आपको गॉइटर यानी कि घेंगा नामक रोग हो जाता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें लैक्रिमल ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि की, तो जैसे मान के चलिए आपकी आंखें हैं, तो आंखों के दोनों कोनों में यहाँ पर 2 ग्लैंड्स पाई जाती है जिन्हें हम अश्रु ग्रंथि लैक्रिमल ग्लैंड्स कहते हैं। और यहीं से टीयर्स निकलते हैं। टीयर्स क्या है केमिकली साइंस के हिसाब से? तो ये जूसेस होते हैं। ये क्या है? जूस। आपको पता है 3 चीजें निकालती है हमारी बॉडी, या तो जूसेस, या तो हॉर्मोन्स, या तो एंजाइम्स, ठीक है। तो जूसेस हैं ये, ठीक है, इस बात को ध्यान है। ये कोई एप्पल जूस, मैंगो जूस नहीं है, ये बॉडी से निकलने वाला जूस है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। सबेशियस ग्लैंड मतलब ऑयल ग्लैंड कहते हैं इसको, तेलीय ग्रंथि। आप सभी ने देखा होगा कि जब हम कई बार कपड़े धोकर बाहर निकलते हैं, साबुन से हाथ धोकर बाहर निकलते हैं, तो हमारे हाथ बहुत ही रफ हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साबुन से हाथ धोने से पहले, डिटर्जेंट को यूज करने से पहले हमारे हाथों पर तेल था। और तेल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सबेशियस ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कुछ लोगों की स्किन बहुत ऑयली होती है, तो इसी कारण होता है। इसके बाद थायराइड ग्लैंड तो हमारा आंसर ही है। पीनियल ग्लैंड, देखिए पीनियल ग्लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बातें बताता हूं आपको। सवाल आता है थर्ड आई किसको कहते हैं? तो थर्ड आई हम पीनियल ग्लैंड को कहते हैं, ठीक है। सवाल आता है कि सीट ऑफ द सोल किसे कहा जाता है? सीट ऑफ द सोल मतलब ऐसा माना जाता है कि जो आत्मा है वो यहीं पर बैठती है, इसी ग्लैंड में बैठती है। चावल के दाने के समान, राइस जितनी है ये राइस शेप्ड आप कह लीजिए, ठीक है, और राइस साइज्ड आप कह लीजिए, ठीक है। ये छोटी सी ग्लैंड है, इसको आप समझेंगे। और ये एक हार्मोन को भी निकालती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोन निकालती है, इसका नाम है मेलेटोनिन हार्मोन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेलेटोनिन हार्मोन। रात को नींद नहीं आती, ठीक है, तो क्यों नहीं आती? क्योंकि मोबाइल को ज्यादा यूज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो पीनियल ग्लैंड है वो मेलेटोनिन को नहीं निकालती है, क्योंकि आपने अपनी आंखों पर एक रोशनी डाली है, ठीक है, मोबाइल की, जिससे बॉडी को ये
सिग्नल गया है न्यूरॉन्स के थ्रू, पीनियल ग्लैंड को ये सिग्नल गया है कि भाई अभी तो अंधेरा हुआ ही नहीं, रोशनी है अभी, तो मेलेटोनिन मत निकालो। और जब अंधेरा हो जाता है तो यही ग्लैंड मेलेटोनिन हार्मोन को निकालती है, और ये क्या होता है, इसी से आपको नींद आती है। तो ध्यान रखें, नींद लाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? मेलेटोनिन। कहां से निकलता है? पीनियल ग्लैंड से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। और अच्छा, इसे मेलानिन से कंफ्यूज मत करना। मेलानिन जो हार्मोन है, ठीक है, ये एक पिगमेंट है। ठीक है, ये क्या है? ये एक पिगमेंट है, तो ये इसको ध्यान रखें, ये आपके बॉडी के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेचक, जिसको हम स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं, ये एक बहुत ही संक्रामक, आप कह लीजिए, एक रोग है। और ये किसके कारण होता है? तो ये होता है वायरल के कारण, यानी कि एक वायरस डिसीज है, नाम है वेरियोला वायरस। हिंदी में भी लिख देता हूं, वेरियोला वायरस। ठीक है, तो ध्यान रखें, वेरियोला वायरस का ये डिसीज है। ठीक है, द टर्म हैवी वाटर रिफर्स टू, हैवी वाटर किसको बताता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O को बताता है। माफ कीजिएगा, इसे कैपिटल में लिखते हैं D2O। ठीक है, तो ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, सवाल आता है कि पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस टेम्परेचर पर होती है? तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, जिस पर पानी की डेंसिटी भी सबसे मैक्सिमम होगी, इसको ध्यान रखें। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे सर्वाधिक होता है। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पर फिर से कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये आपका एक फिर से ग्राफ है, देखिए लाइन ग्राफ है, माफ कीजिएगा, ये आपका बार ग्राफ है। तो देखिए, बार ग्राफ में बोला जा रहा है कि यू वी डब्ल्यू और एक्स में यहाँ पर स्नातकोत्तर, स्नातक और पूर्व स्नातक की जो संख्या है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, तो देखिए, बैंक एक्स में कार्यरत स्नातक, अब देखो, स्नातक मतलब ग्रेजुएट है ना, अंडर ग्रेजुएट का मतलब होता है अवर स्नातक या फिर पूर्व स्नातक, और पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब होता है परा स्नातक। तो ये चीजें जरूर ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो यहाँ पर। तो एक्स में कार्यरत स्नातक और पूर्व स्नातक, इन दोनों को ही हमें देखना है। तो देखो, स्नातक कहां पर है? स्नातक मतलब ये मरून कलर होना चाहिए, तो मरून कलर मतलब ये एक्स में हमें देखना है, तो ये 600 होंगे। और फिर कह रहा है कि पूर्व स्नातक मतलब ये वाले देखने होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए भाई? हम कह सकते हैं यहाँ पर जो डिफरेंस है इनका, है ना, बैंक एक्स में कार्यरत स्नातक और पूर्व स्नातक के बीच का अंतर, जी हाँ, अंतर यहाँ पर जो आ रहा है वो 1200 यूनिट का आ रहा है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि उस बैंक यानी कि एक्स में ही कार्यरत लोगों की कुल संख्या से प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो टोटल यहाँ कितने लोग हैं? देखो, 4800 हो गए, है ना, 2400 प्लस 2400, 4800 हो गए। तो आपसे कह रहा है कि 1200 एक्चुअली में 4800 का कितने परसेंट है? तो यहाँ पर आप एक्स परसेंट निकाल लीजिए इसका। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो एक्स का आंसर क्या हो जाएगा? 1200 बटे 48। ठीक है, अभी तो आसान हो गया आपके लिए। एक्स का आंसर यहाँ से क्या होगा? देखिए, 12 से कैंसिल करिए, ये 40% आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स का आंसर यहाँ पर 40% होगा। आगे बढ़ते हैं। सभी बैंकों में एक साथ कार्यरत पूर्व स्नातकों की संख्या सभी बैंकों में एक साथ कार्यरत स्नातकों की संख्या से कितना अधिक है? अब देखो, पूर्व स्नातक मतलब ये अंडर ग्रेजुएट है ना, मतलब जो रेड वाले हैं वो लेने हैं। तो देखो, रेड वाले टोटल कितने हैं? 1000 प्लस 750 प्लस 1600 प्लस 1800। ठीक है, तो इन सभी को ऐड कर लो। 1000 प्लस 750 मतलब 1750। ठीक है, और प्लस यहां पर देखो तो ये हो गए आपके 3400, है ना, सबको ऐड कर लो। तो 50 7 4 11 5150, मतलब यहां पर ये तो 5150 आ रहे हैं। अब आपको लेने हैं एक साथ कार्यरत स्नातक, स्नातक का मतलब आपको लेने हैं ग्रेजुएट, मतलब मरून वाले। 1500 और 1000 का मतलब हो गया 2500, 2500 और 800 का मतलब हो गया यहाँ पर 3300, और ये 3900, मतलब यहाँ पर ये 3900। दोनों का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस लोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 1250। तो 1250 हमें ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, तो यही करेक्ट आंसर है। बैंक यू में कार्यरत सभी व्यक्तियों की संख्या का बैंक एक्स के सभी कार्यरत व्यक्तियों की संख्या से अनुपात कितना है? अब देखो, यू में कितने लोग कार्यरत हैं? ये सारे के सारे, है ना, तो इनको काउंट करो। देखो, 1500 और 1000 मतलब 2500, और यहाँ पर हो गया आपका 3150, तो ये वैल्यू 3150 है। और एक्स में देखो, एक्स कहां पर है? एक्स ये है, ये तो अभी हमने निकाला ही था, 4800 आया था, है ना, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से इसको कैंसिल करें आप, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी होगी? 63, और नीचे कितनी आ जाएगी ये वैल्यू? 45, और ये 6 बार, है ना, इसको सॉल्व करते हैं, 3 से 21 और नीचे आएगा 32, तो 21 बटे 32, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सभी बैंकों में मिलाकर पोस्ट ग्रेजुएट की औसत संख्या कितनी है? देखो, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब ये ग्रे वाला लेना, मतलब ऊपर वाले सारे। 650 प्लस 950, ये हो गया 1604, 2000 और 2400, मतलब 4400। तो 4400 आ रही है, क्योंकि 4 हैं बैंक, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज आ जाएगा 1100। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं।
बैंक वी और डब्ल्यू में कार्यरत सभी व्यक्तियों की औसत संख्या के संबंध में एक्स के स्नातकोत्तर की संख्या में प्रतिशत कमी कितनी है। देखो वी और डब्ल्यू की बात हो रही है, सभी व्यक्तियों की औसत संख्या। देखो भाई वी ये है और डब्ल्यू ये है, इसमें सभी को ऐड करो, उसके बाद इनका औसत निकालो। तो देखो भाई 950 और 750 मतलब हो गया 1700, और ये हो गया आपका 2700। तो यहां से तो 2700 आ रहा है, प्लस यहाँ देखते हैं 8 4 12 और 16, यहाँ पर आ रहा है 2800। तो अगर हम यहाँ पर एवरेज निकालेंगे वी और डब्ल्यू का, तो ये आएगा 2750। ठीक है, तो एवरेज तो यहाँ पर 2750 है। और फिर कहता है एक्स के स्नातकोत्तर। अब एक्स में स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, तो पोस्ट ग्रेजुएट देखो ये ग्रे वाला मतलब 2400, तो ये 2400 हो गया। अब भाई डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है यहाँ पर देखिए 350 यूनिट का। तो 350 यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन लेना किस पे होगा, लेना तो आपको 2700 पे होगा, क्योंकि वी और डब्ल्यू का रेफरेंस की बात, सॉरी 2750 होगा ना, क्योंकि एवरेज है, तो 2750 पे लेना होगा। ठीक है, और इनटू में यहाँ पर आप कर दीजिए 100। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा आंसर, तो ये है आपका 3500 और अपॉन में 275। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं 25 से ये सॉल्व हो सकता है। तो एक बार जाएगा तो यहाँ पर 140 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 11। ठीक है, तो 140/11 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी लमसम लमसम 12 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए। तो 12 पॉइंट समथिंग में एक ही आंसर है, तो यही आंसर होगा, 12.7 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये 12 पॉइंट लगभग 7% है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये भी आपके सामने एक तालिका है। ठीक है, ये एक चार्ट आपको दिया गया है, इसको पढ़ना है आपको। इस चार्ट में म्यूचुअल फंड कंपनी के विभिन्न योजनाओं की सदस्यता को दिखाया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं पहला। देखिए सितंबर और दिसंबर के बीच योजना वी की सदस्यता, इसको 5 ना पढ़ें, योजना वी है। ठीक है, अगर 5 होता तो इसको कुछ ऐसा लिखा जाता, लाइक दिस, है ना। तो ये वी है कि सदस्यता में अंतर कितना। देखिए सितंबर ये है और दिसंबर ये है, और वी यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ 200 है और यहाँ पर 90 है, तो कितने का अंतर है यहाँ पर शेयर्स में, तो लगभग लगभग 110 करोड़ का अंतर है ना। 200 माइनस 90 मतलब 110। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। सितंबर के महीने से नवंबर के महीने में, सितंबर के महीने से नवंबर के महीने में योजना वी की सदस्यता में कितने प्रतिशत की कमी आई है। देखिए ये सितंबर है, यहाँ पर 200 है, और नवंबर देखिए यहाँ पर है ये 160 है। तो कितने का अंतर है, 40 का अंतर है। अब 40 का अंतर है तो 200 के रेफरेंस पे आपको निकालना पड़ेगा, इनटू में 100% में कर दीजिए, तो आंसर में कितना आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा आपका 20%। ठीक है, तो 20% की यहाँ पर कमी आई है, डिक्रीमेंट आया है। अक्टूबर के महीने से नवंबर के महीने में सभी योजनाओं के ग्राहकों की कुल सदस्यता के बीच में अनुपात कितना है। अब देखिए अक्टूबर के महीने से नवंबर के महीने में, तो देखो अक्टूबर ये है और नवंबर ये है, और ये सभी के सभी ग्राहक हैं, है ना। तो इनको ये सारे के सारे शेयर्स हैं यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो देखिए ऐड करके पहले दे रखा है 700 और 800, तो मतलब इनका रेशियो चाहिए। तो 700 और 800 का रेशियो क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है भाई, अब 7:8 है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए सभी महीनों में डब्ल्यू और वाई योजनाओं के अभिदाताओं की औसत संख्या कितनी है। तो देखिए डब्ल्यू कहाँ है, डब्ल्यू ये है, और वाई का है, वाई ये है। तो इन सभी का औसत आपको लेना है। तो देखिए इनको ऐड करिए और इनको ऐड करिए, उसके बाद डिवाइड कर देंगे हम इसको 2 से। क्यों, क्योंकि वाई और डब्ल्यू 2 है हमारे पास, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं। 150 और 70 मतलब 220, 320, और यहाँ पर हो गया आपका 100 440। तो यहाँ पर तो 440 आ रहा है, प्लस यहाँ देखते हैं, देखिए 140 और 160 है ना। तो यहाँ पर कितना होगा, ये यहाँ पर ये हो गया आपका 300, 300 और 200 500, 500 200 700, 760, यानी कि यहाँ पर ये 760 आ रहा है। सबको ऐड करिए तो ये वैल्यू 1200 होगी, 1200 को 2 से भाग देंगे, आंसर आएगा आपका 600। यानी कि जो एवरेज है दोनों का माफ कीजिएगा, तो जो एवरेज है वो आपका 600 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अंतिम सवाल आज के इस मॉक टेस्ट नंबर 2 का। अक्टूबर और नवंबर के महीने में सभी योजनाओं के ग्राहकों की कुल सदस्यता, अक्टूबर और नवंबर। अब देखिए ये अक्टूबर है और ये आपका नवंबर है, तो उसमें आपसे कह रहा है कि सभी योजनाओं के ग्राहकों की सदस्यता, कुल सदस्यता। तो देखिए कुल सदस्यता कितनी है, 8 7 1500 है ना, तो ये 1500 है। दिसंबर महीने में योजना के ग्राहकों की कुल सदस्यता का गुणांक कितना है ना। तो आप देखिए दिसंबर महीने में कितना है, दिसंबर महीने में टोटल आपका 500 है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो 500 है वो 1500 का कितने गुना है, तो 3 गुना है ना, 3 टाइम्स है ना। तो 3 टाइम्स आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए आप सभी के सामने ये आंसर की भी है, अगर आप किसी भी आंसर को मैच करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ आंसर की में मिस्टेक है तो आप उसे प्लीज ठीक कर लीजिए। मैंने पूरी कोशिश करी है कि यहाँ पर सही आंसर्स मेंशन किए जाएं, फिर भी आप देखिए ह्यूमन है, एरर हो जाती है, टाइपिस्ट से एरर हो जाती है। चलिए
तो उम्मीद करूंगा कि ये जो सेशन है आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने पुराने वाले मॉक टेस्ट को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। और अगर आप सभी इस मॉक टेस्ट सीरीज को अपना योगदान देंगे, अपना प्यार देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए यहाँ पर लेकर आएंगे हम, और कोशिश करेंगे कि हम आपके सिलेक्शन में बहुत ही ज्यादा योगदान दे पाए। बट आपको जरूर यहाँ पर हमारा साथ देना है। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। टेक केयर, गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।